नमस्ते। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 में आनंद यादव द्वारा लिखित कहानी जूझ। जूझ उनका एक उपन्यास है और उसी में से अंश लिया गया है जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। तो प्यारे बच्चों, जूझ का मतलब होता है संघर्ष। इस कहानी में आनंद यादव शुरू से लेकर अंत तक संघर्ष करते हैं और ये कहानी उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इसमें ये संदेश दिया गया है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जूझना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, जैसे आनंद यादव ने बनाया। उन्होंने बचपन से ही पहले उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई, उसके लिए उन्हें जूझना पड़ा। स्कूल में दाखिला हुआ तो वहाँ बड़ी मुश्किलें आई, उनसे उन्हें जूझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। और इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि आनंद यादव ने किस तरह से अपने जीवन को सफल बनाया। तो कहानी पढ़ते हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। आनंद यादव छोटे से थे, लेकिन उनका पढ़ने का बहुत मन था। दादा मतलब अपने पिता से वो बहुत डरते थे और उनके सामने ये उनकी कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी कि मुझे स्कूल भेज दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। आनंद यादव छोटे से थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। उन्हें पता था कि जो उनके दादा के समय खेत में कमाई होती थी, उनके पिता के समय में कम हो गई और आने वाले समय में और भी ज़्यादा कम होने वाली है। तो वो सोचते थे, पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोवा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार उनके मन में चलते रहते थे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्लू चलाना होता था। कोल्लू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। ईख होता है गन्ना, गन्ने की उनके खेती होती थी। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। गन्ने की खेती होती थी, खेत में ही कोल्हू चलाकर उसका गुड़ बनाया जाता था और जो शुरू में गुड़ मंडी में पहुंचता उसकी ज़्यादा कीमत मिलती थी। इसलिए आनंद यादव के पिता जल्दी ही अपने खेत में कोल्हू चलाना शुरू कर देते थे। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। दूसरे किसान ये सोचते थे कि ईख की फसल अगर ज़्यादा दिन तक खेत में खड़ी रही तो उसमें रस गाढ़ा हो जाएगा और ज़्यादा मीठा गुड़ निकलेगा। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन आनंद यादव के पिता की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। कोल्हू क्या होता है? बेल जोत दिए जाते थे और वो पूरे दिन चलते रहते थे और गन्नों का रस उबलता रहता था। नीचे भट्टी जला देते थे और उसमें वो कोल्हू जैसे चलते उसमें वैसे ही वो एक डंडा सा घुमाया जाता था और जिससे
रस एक जगह नहीं लगता था कढ़ाई में और वो घूमता रहता था जब तक वो उबलकर गुड़ के रूप में ठोस न बन जाए। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। यानी आनंद यादव ने सबसे पहले अपने मन की बात अपनी माँ से कहनी शुरू की। माँ ने कहा, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह घुर्राता है। तुझे मालूम है? माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। यानी आनंद यादव की माँ उनके पिता से बहुत डरती थी। उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कहे कि आनंद यादव को स्कूल भेज दिया जाए। अब खेती के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है। इसलिए कहता हूँ तो दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे। मैं चलूँगा तेरे साथ। अब तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। माँ ने कहा, ठीक है, चलेंगे। कह तो दिया, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उनके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर आनंद का लिखा हुआ ये एक आत्मकथात्मक उपन्यास है और जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरा उपन्यास तो नहीं है, लेकिन उसका कुछ अंश है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से ग्रामीण जीवन में जीते हुए, कठोर परिश्रम करते हुए और जूझते हुए उन्होंने पढ़ाई करी, कितनी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। दत्ताजी राव देसाई गांव के ही एक गणमान्य व्यक्ति थे और आनंद यादव को ये विश्वास था कि अगर वो उनके पिता से कह देंगे उनकी पढ़ाई के लिए तो शायद उनके पिता उन्हें पढ़ाने के लिए राजी हो जाएं। इसीलिए वो अपनी माँ को लेकर दत्ताजी राव के घर गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अब भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है। यानी ये सारी बात ठीक से दत्ताजी राव को उन्होंने बता दी थी कि वो अभी मेरा दाखिला करा दें तो मेरा 1 साल भी बच जाएगा। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, दत्ताजी राव बोले। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से थोड़ी देर बाद तू भी आ जाना रे छोरा। जी, कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, यह मत बता देना। उन्हें डर भी लग रहा था कि अगर उसके पिता को ये खबर हो गई कि दत्ताजी राव के घर गए थे और इन्होंने मेरी शिकायत लगाई है और वहाँ जाके इन्होंने अपने पढ़ाई की सिफारिश की है तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दत्ताजी राव से कह दिया कि उन्हें मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है।
माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत, दत्ताजी राव ने कहा। आनंद यादव ने कहा, नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। दादा ने अधीरता से पूछा, कुछ काम वाम था? मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, उनकी माँ बोली। मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। ऐसा कहकर दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ और देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए बड़े ही सम्मान की बात थी। बहुत ही खुश होकर वो दत्ताजी राव के घर गए। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। जिम ने मतलब खाना खाने। अच्छा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। सरकार मतलब दत्ताजी राव। क्यों आया रे छोरे? दत्ताजी राव बोले। दादा को बुलाने आया हूं, अभी खाना नहीं खाया है। तो दत्ताजी राव बोले, बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी, कहकर मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। दत्ताजी राव बोले, क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। तो दत्ताजी राव ने पिताजी से पूछा, क्यों रतनप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू कर दिया था। तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में किस तरह श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों के काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ आ रही होगी। यानी लेखक आनंद यादव अपनी माँ के साथ दत्ताजी राव के घर जाते हैं, उन्हें मनाते हैं और सारी बात बता देते हैं। तो दत्ताजी राव उसके पिता को बुलाते हैं। रात के समय जब उसके पिता घर आते हैं तो वो दत्ताजी राव के घर उसे भेज देते हैं। दत्ताजी राव को उसकी माँ ने सारी बातें पहले ही कह दी थी, और इस तरह से जब दत्ताजी राव के घर उसके पिता बैठे होते हैं, आनंद यादव उन्हें बुलाने जाता है खाना खाने के बहाने, तो सारी बातें खुल जाती है। दत्ताजी राव उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं, उसके पिताजी से पूछते हैं कि उसने उसे स्कूल से क्यों उठवा लिया, क्यों इतना काम करवाता है, खुद काम क्यों नहीं करता है। तो उसके पिता की सारी पोल खुल गई थी और दत्ताजी राव ने खूब धमकाया उसके पिता को। लेखक लिखता है कि दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ, और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। इसके पिता बोले, मैंने मना कब किया है? इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नज़रों के सामने रख लिया है।
तो दत्ताजी राव बोले, कैसी आदतें? तो उसके पिता बताने लगे, जैसी चाहे, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचना, कभी चारा बेचना, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला सा बोल दिया, यानी बहुत सारी शिकायतें उसकी करनी शुरू कर दी। दत्ताजी राव बोले, क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटाकर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। तो इस तरह से लेखक ने भी झूठ सच मिलाकर सब कह दिया। यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा, दत्ताजी राव बोले। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ मैं अभी। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। दत्ताजी राव ने अपना फैसला ही सुना दिया था। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हो गया? इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था, यानी लेखक के पिता को मानना ही पड़ा। तो इस तरह से उसका स्कूल जाने का रास्ता तो साफ हो गया था, लेकिन अभी भी उसके पिता का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। आगे देखिए, खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था, बहुत खुश थे कि किसी तरह से स्कूल जाने का रास्ता तो साफ हुआ। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का? उसके पिता ने धमकाया। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा न। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। बालिस्टर मतलब वकील, वकील नहीं बनने वाला है तू। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। उसके पिता बहुत गुस्सा थे और उसे धमकाए जा रहा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। पहले क्या करता था लेखक, सुबह 11 से 5 बजे तक खेत में चाहे कैसा भी मौसम हो कार्य करना ही उसे पड़ता था। अब उससे थोड़ा छुटकारा उसे मिल गया था। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था।